गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के चलते हुए हमें अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास के सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक क्षितिज से गद्य खंड का 5वां अध्याय नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। हम इस लेसन को पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। देखो बेटा, बहुत अच्छा लेसन है। लेसन ये जो हमारा अध्याय है ना, ये उस वक्त का है, अंग्रेज़ों के टाइम का। किस तरह अंग्रेज़ हमारे देश पर, हमारे लोगों पर अत्याचार करते थे और हम उन्हें अपनी ही धरती पर किस तरह सहन करते थे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान पूर्वक अपने इस अध्याय को सुनेंगे और समझेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। गति मतलब चलाया। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, ये इस तरह का मतलब है जिस तरह किसी भी लड़ाई में एक महान योद्धा, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम तो आता है, परंतु जो छोटे योद्धा होते हैं उनका कहीं जिक्र नहीं आता। और जबकि कुर्बानी उनकी भी होती है। तो किसी भी क्षेत्र में छोटे छोटे जो लेखक होते हैं या उनका कहीं पर नाम नहीं आता है, उन्हीं में से एक, उसी तरह उन्हीं लोगों में से एक, उन्हीं रचनाकारों में से एक हमारी चपला देवी भी है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज समझ में आता है बेटा, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास और रिपोर्ताज। मतलब ये बहुत बड़ा तो है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जैसे उपन्यास का नाम दे दिया जाए। एक बड़ी मार्मिक घटना को इसमें दर्शाया गया है। जैसे मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थी इसको समझ सके कि अंग्रेज़ों का हमारे देश पर किस तरह अत्याचार करने का अनोखा कहो या घिनौना कहो, अनोखा तो नहीं कह सकते, लेकिन घिनौना तरीका था। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, अध्याय का नाम है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके।
देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। मतलब एक जिंदा लड़की को आग में जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण पत्थर, यानी ऐसी क्रूरता से उसकी मतलब उसको ख़त्म कर देना सुनकर एक पत्थर को भी पिघला देता है। लेकिन अंग्रेज़ों का दिल बड़ा ही कठोर था। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल टूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। जब महल टूट रहा था तब बालिका अंग्रेजों को नहीं दिखी, परंतु टूटते वक्त यानी जैसे ही उस पर उनका नाश मतलब महल को पूरी तरह से ध्वस्त करने का नंबर आया, तो बालिका वहां आकर खड़ी हो गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। किसको उत्तर दिया? सेनापति को। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। जड़ पदार्थ बेटा मतलब जान नहीं है, वो तो बेजान है। उस मकान ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी क्या है बेटा? मेरी नहीं है, मेरी नाम है। मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति कुछ अक्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी बेटा, सहेली, मित्र, दोस्त। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम
गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। सुने, लंदन के मित्र मंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर में यह एक लेख में लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए अक्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का में प्रेम लाभ हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भंगना अवशिष्ट बेटा जो टूटा हुआ महल था उसके जो खंडर जगह पड़ी हुई थी, जो भी उस पर वह बैठी हुई थी। प्रासाद एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। प्रसाद मीन्स यानी भगवान का प्रसाद और प्रासाद मीन्स महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर अर्थ स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। कहते हैं ना, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मनवाते हैं, उसे वो अपने नाना साहब के महल पर कुछ क्षण बैठकर और यादों को अपने जो सभी को याद कर कर वहाँ जी भर कर रो लेना चाहती थी कि क्या पता फिर यह दिन आए यह न आए।
पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। क्या छपा था? कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी वहाँ कहते हैं कि उसे जेल में लाकर डाल दिया गया, पर अखबार में क्या आया कि उसको वहाँ उस महल पर, उस ढेर पर जलाकर राख कर दिया गया। तो बेटा अब इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तर्क दिए ना कि मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ, हम और वो साथ साथ रहते थे, आपकी बेटी मुझे बड़ा प्रेम करती थी। तो इस प्रकार का आपका उत्तर बन जाएगा। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? देखिए, वह मैना के नाना साहब यानी उनका मकान था, तो उसको तो अपना हर आदमी को अपनी वस्तु चीज सभी प्यारी होती है, परंतु दुश्मन को दुश्मन की कोई चीज़ प्यारी नहीं होती, इसीलिए उसे अंग्रेज नष्ट कर देना चाहते थे। सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? क्योंकि उसने उनको याद दिलाया था, किसने? मैना ने उनको याद दिलाया था कि वह उनकी पुत्री की सहचरी है, मित्र है। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रोले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? किस भय से? यानी जो अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं किसी भी उसमें, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि एसडीएम का आदेश है, डीएम का आदेश है, तो उसी प्रकार वह उसकी इच्छा को पूर्ण कर सका उन लोगों के डर से। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्या? बालिका मैना के चरित्र की विशेषता थी कि वह धैर्यवान भी थी, शक्तिशाली भी थी, अपनी उम्र के हिसाब से शक्तिशाली भी थी, और देशभक्त भी थी, और अपनों को प्यार करने वाली भी थी। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? यानी हम कहते हैं कि राज्य तो उस वक्त अंग्रेजों का था, फिर भारत सरकार कहाँ से आई? बेटा मतलब राज्य भले ही अंग्रेजों का, राज भले ही अंग्रेज कर रहे थे, हुकूमत भले ही अंग्रेजों की चल रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या था? थी तो वह भारत में ना, तो वही भारत सरकार से मतलब है। रचना और अभिव्यक्ति में जो दिया गया है इसको आप छोड़ेंगे, आगे देखेंगे भाषा अध्ययन में। भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है, जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। वो हम ऐसे जोड़ते हैं जैसे कि तब वो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में क्या कुछ हुआ, आज अगर कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो हमको उसी तरह उससे जोड़ देते हैं। पाठ्येतर सक्रियता यहाँ दिया है कि अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुर बच्चों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों की सूची बनाइए। इन पुस्तकों को पढ़िए। भारतीय संविधान संग्राम में महिलाएं, राजम कृष्णन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1857 की कहानियाँ, ख्वाजा हसन निजामी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, ऐसी हमारी 1857 की बहुत सारी लड़ाइयाँ थी। भारत में इतने ऐसे बहुत दंगे फसाद हुए हैं। उसी तरीके से
हम इन चीज़ों को अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको बेटा आप छोड़ दीजिएगा, इसको हम कक्षा में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है और आपको इसी तरह कठिन शब्दों को इसमें ध्यान से देखना है, अर्थ करना है उनको, और आपको इसका सारा वर्क कर लेना है। थैंक यू।